देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक ऐसा सिचुएशन कहते हैं जब लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो हमारा कहाँ लाई करे, वर्किंग एज ग्रुप में, ठीक है, या फिर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि इंटर करने वाला हो वर्किंग एज ग्रुप में। वर्किंग एज ग्रुप का क्या होता है, एज स्ट्रक्चर में 14 to 64, उस एज ग्रुप में जो लोग इंटर करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, डिविडेंड क्या होता है, जैसे हम लोग आजकल तो बहुत चल रहा है, क्या कहते हैं, डिविडेंड होता है आपको रिटर्न जिसको कहते हैं। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये जो शेयर रहता है उसके एवरेज में क्या, आप जो शेयर परचेज करते हैं तो उसका डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो डिविडेंड ये पॉजिटिव वर्ड है, कुल मिला के ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके इकोनॉमी को और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को। तो वर्किंग एज ग्रुप में अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रहेगा, मोटा मोटी ज़्यादा लोग काम करेंगे, ज़्यादा इनकम होगा, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ ज़्यादा होगा ना, आपका जीडीपी ग्रो अच्छा होगा। बट ये डेमोग्राफिक डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ इस एज ग्रुप में रहने की वजह से नहीं हो सकता है, इसको लिटरली इनकैश करने के लिए ये कंडीशन है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारे, अगर वो वर्किंग एज ग्रुप में है तो हम वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का सिचुएशन में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमको जो पॉपुलेशन है, जो हमारा पॉपुलेशन है उसको हम एडिक्वेटली स्किल्ड करें, स्किल करें, उनको हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करें उनके लिए। क्यों, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ठीक है, अब ये स्किलिंग कैसे कैसे किया जा सकता है, एक तो आपको एजुकेशन देके, दूसरा बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, स्किल ट्रेनिंग देकर, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करके। अगर ये दोनों में से कोई एक चीज नहीं होता है तो दिस जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था इट विल कन्वर्ट इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर। क्यों भाई, लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग एज में है, उनके पास या तो पूरा स्किल हमने दे दिया उनको, एजुकेटेड है, लिटरेट हैं, दे आर ऑलरेडी स्किल्ड, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। घर बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, किसी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के वो इकोनॉमिकल बर्डन होंगे कि नहीं, अपने परिवार पे भी इकोनॉमिकल बर्डन होंगे, ठीक है, कंट्री पे भी होंगे, क्योंकि तब हमको क्या है, सोशल सेक्टर स्कीम्स जो हैं या जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट या फॉर इंश्योरिंग द बेसिक एसेंशियल्स नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, वो एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज होगा, सोशल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का भी, घर का भी खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि वो लोग खाली बैठे हैं, मे भी इलीगल एक्टिविटीज़ में जाएँ, सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, लोग रोड पे उतरते हैं ना जब जॉब्स नहीं मिलता है। तो वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जो हमारे लिए बून हो सकता था वो अब क्या हो गया हमारा, बेन या कर्ज। हाँ, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डिपेंड कर रहा है कि हमारी पॉलिसीज कैसी, ठीक है, यही सारी चीज़ें, बस डेमोग्राफिक डिविडेंड यही है। अब सेकेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, हाँ अभी हम लिखवा देंगे। सेकेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, नहीं थर्ड नहीं होता, सेकेंड तक ही होता है आपका। सेकेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड,
जैसे इसमें जो हमारा टारगेट ग्रुप है जो एजिंग पॉपुलेशन है, इनके केस में क्या है, ये लोग ऑलरेडी स्किल्ड हैं, मतलब कुछ काम सीखे, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, ऑलरेडी स्किल्ड है, इनको हमें स्किल कराने की जरूरत नहीं है, स्किलिंग कराने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी स्किल्ड है, ऑलरेडी इनके पास एक्सपीरियंस है, भाषण का एक्सपीरियंस तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। बस इसको इनकैश करने के लिए हमको क्या करना है, एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है, बस एम्पल या सुटेबल एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज इनके लिए क्रिएट करना है। इसमें यह हुआ कि जो लोग घर बैठे हैं कुछ उनके हिसाब का होना चाहिए। अब उनको कोई ऐसा काम नहीं देंगे कि जिसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिकली क्या होता है, एजिंग पॉपुलेशन फिजिकली स्ट्रांग होता है, वीक होता है, वीक होते हैं। तो इनका जो काम रहेगा, जो जॉब हम इनके लिए क्रिएट करेंगे, जो जनरेट करेंगे, वो फिजिकली ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए, कुछ उनके हिसाब किताब का होना चाहिए, और पार्ट टाइम टाइप का, वर्क फ्रॉम होम टाइप का, या कुछ आप गए किसी कोई इंडस्ट्री है, अब उन्होंने काम कर रखा है, तुम्हें भी उनको आप किस तरह का मैनेजर बना सकते हैं। नहीं, घर पे कंपनी नहीं, जैसे उनके लिए यही रहेगा कि आप 2-3 घंटे का जॉब जनरेट करें। फॉर एग्जांपल, जैसे जो लोग कर रखे हैं, जो पुराने सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड सर्विस पर्सनल हैं, उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। जो यंग रिक्रूट्स हैं वहाँ पर उनको आप इनकलकेट कर सकते हैं, जहाँ पर वो अपना जाके एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कुल मिला के, ठीक है। या उनको आप पॉलिसी मेकिंग या प्लानिंग में, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, ये हर लेवल पे होता है, कोई जरूरी नहीं गवर्नमेंट, एक छोटा सा ये कोचिंग भी है ना, छोटी सी कोचिंग है, तो इसमें भी आपका कुछ ना कुछ प्लानिंग होता है, पॉलिसीज होती हैं, तो इसमें आप उनको एक स्टेक दे सकते हैं, उनका ओपिनियन ले सकते हैं, उसके लिए आप उनको रेन्यूमरेशन वगैरह जो भी एडुकेटेड रेन्यूमरेशन है दे सकते हैं। तो वो हमारा सेकेंड डिविडेंड है, और इसका कोई लिमिटेड विंडो नहीं है, ये तो हमेशा बढ़ते जाएंगे। और ये जरूरी इस वजह से अभी प्रेजेंटली अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन के आसपास, 100 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन वाले जोन में है, और ये बढ़ के आने वाले समय 2040-50 तक शायद 300 के आसपास हो जाएगा, तो अच्छा खासा चंक होगा। एग्रीकल्चर जो है लैंड और वाटर इंटेंसिव होता है, मतलब इंटेंसिव का मतलब ज़्यादा यूज जो करता है। अरे जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन होता है जी, जीडीपी में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ये क्या नाम कंट्रीब्यूशन होता है। ये इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा पानी और लैंड यूज करता है, ठीक है। आपको पता है 90% ऑफ द वाटर, सरफेस वाटर, 90% या मोर देन 90% भी कह सकते हैं, मोर देन 90%, 90% ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस वाटर सरफेस लिख रहे हैं, of surface water is being used by agriculture sector। सोचिए, मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर किस लिए यूज करेगा, इरिगेशन पर्पस के लिए आपको वाटर यूज करेगा, तो सोचिए कितना इंटेंसिव है। और लैंड भी, मैक्सिमम जो प्रोपोर्शन ऑफ लैंड है हमारा वो किस में, it has been diverted to the agriculture।
इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? फूड क्रॉप्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर हमारा क्या है? एक तो भाई ये हमें इंश्योर कराता है फूड सिक्योरिटी, हाँ वो तो प्रोवाइड्स लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट क्या है पता नहीं, लेकिन चूंकि इसमें एक टाइप का एक अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में? पढ़ा है ना? तो एग्रीकल्चर में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है? हाँ, एग्रीकल्चर में मेनली आपका डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। अब बताइए क्या होता है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? छिपी हुई बेरोजगारी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, इसको हिंदी आप बता दिए छिपी। ये सही है थोड़े। असल में ये है कि जो काम, अगर जैसे सपोज करिए कोई एक फील्ड है, क्रॉप फील्ड है, इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, इस छोटे से क्रॉप फील्ड में 10 लोग काम कर रहे हैं और 7 टन्स ऑफ राइस जो है या वीट या क्रॉप जो भी है, राइस या वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और इसी क्रॉप फील्ड में, सेम क्रॉप फील्ड में, देखने में थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है इसलिए इसको काट, सेम साइज का क्रॉप फील्ड है, यही सेम फील्ड है। अगर ये है ए तो ये भी ए ही है। इसमें अगर 7 लोग भी काम करेंगे, 7 लोग काम करने के बाद भी, या 6 लोग भी काम कर रहे हैं इन केस, तब भी 7 टन ही आपका प्रोड्यूस होगा। मतलब 3 लोग जो है वो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, उनको हटा देते हैं तो उसके प्रोडक्टिविटी पर, आउटपुट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मतलब ये जबरदस्ती के एंगेज थे ना। तो वो जो बाकी 3 लोग जो बचे या 4 लोग जो हैं, 3 या 4 जो भी होंगे, वो आपके दे कम्स अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और कौन सा टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है? हाँ, मतलब एग्जाम्पल कैसे? हाँ, मतलब वही है कि प्रोडक्टिविटी, मतलब कुल मिला के उसका जो इनकम है या उसका जो सेल है वो वही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अगर उन 2 लोग को, जो सरप्लस लोग हैं, उनको हम हटा देते हैं तो ठीक है। इस तरह सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है बहुत सारे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, हाँ जी, फाइनली हमारा आउटपुट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल इनकम भी बढ़ाते हैं, जीडीपी इंक्रीज करते हैं। अब इकोनॉमिक्स की क्लास मत बना दिए ज्योग्राफी को, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या अंदर क्या गए आप लोग, तो फिर आपके फिरोज सर कहेंगे कि सर आप हमारे हिस्से का ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, नहीं तो हमारे में तो बस इतना ही बोल के निकल चलना है ना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो पढ़ाना तो सर का काम है, ठीक है। देखिए कन्वेंशनली क्या था एग्जैक्टली, थोड़ा सा सुन लीजिए कुछ देर हमको। कन्वेंशनली क्या था, या जनरली भी एग्रीकल्चर को हम लोग एसोसिएट करते हैं विद द बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर इज एसोसिएटेड विथ
होता ही नहीं। अरे कोई खेती करना चाहता है, आप बताइए, कोई हाथ उठाइए। कोई नहीं करना चाहता है, और खाना सबको खाना है ना। तो इसको क्या माना जाता है? इट्स अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस या सिंबॉलिक ऑफ बैकवर्डनेस कह सकते हैं ना, सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस इसको कंसीडर किया जाता है। और यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं अराउंड द ग्लोब वो क्या कर रही हैं? दे वांट टू ग्रो आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, दे वांट टू प्रमोट देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। इंडिया जो है 5 ईयर प्लान आप लोगों ने पढ़ा होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया था, बट सेकेंड 5 ईयर प्लान से इंडिया स्टार्टेड प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, महानलोविस, हैरड डोमर, ये सब का आप पढ़िएगा, उसमें आएगा। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान से वो इंडिया भी प्रमोट करने लगा। और पोस्ट 1991 का जो रिफॉर्म था, उसके बाद हमने सर्विसेज सेक्टर को प्रमोट करना शुरू कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि एक नोशन है कि एग्रीकल्चर जो है इट्स अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस। ठीक है, बट इंडिया के केस में आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? कृषि प्रधान देश है। हाँ, तो इससे हम एक चीज कह सकते हैं इंडिया के लिए, जो आप लोगों ने कहा जैसे कृषि प्रधान देश है, कि फॉर इंडिया एग्रीकल्चर इज अ डिफरेंट प्रोपोजिशन, कह सकते हैं कि नहीं? फॉर इंडिया एग्रीकल्चर इज ए डिफरेंट क्यों? पहला ज्योग्राफिकल फैक्टर भी है। तो एग्रीकल्चर इंडिया के लिए कंपल्सन है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज क्यों भाई? बिकॉज मोर देन 50%, जो मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है या इंडियन पॉपुलेशन है, दे अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली। लाइवलीहुड अपना कहां से लेते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से ले रहे हैं। ठीक है, और ये सब के सब जो मोर देन 50% है, या अप्रोक्सीमेटली आप 55 के लिए 60 कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, 55 कह सकते हैं, 60 कह सकते हैं, जो भी आपको कहना है, लेकिन 60 ज़्यादा मत कहिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये सब के सब या तो अनस्किल्ड हैं, या बहुत ज़्यादा है तो सेमी स्किल्ड हैं। अब ये अनस्किल्ड लेबर फोर्स को हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में उसको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर से बाहर ग्रो करना चाहेंगे तो हमारा 50%, 50-55% जो जनता है उनके लिए बचेगा ही नहीं। अगर 50%, चलिए हम इसको रिड्यूस करेंगे तो लोगों का कंट्रीब्यूशन कम होगा, तो अगर 25% भी फाइनली अगर उसमें रहते हैं तो 25% तो फिर भी निकल के आ जाएंगे ना बाहर। अगर किसी कहीं की जनसंख्या 25% जनसंख्या जो है वो अपना दिन रोजी रोटी कमा ही नहीं पा रही है, क्या स्थिति होगी? इट विल क्रिएट chaos, अनरेस्ट इन द नेशन। चूंकि हमारे वहां जो एग्रीकल्चर है, अभी हम फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ही पढ़ेंगे, उसमें आपका जवाब मिलेगा। ठीक है, दूसरा, पहला तो ये हो गया कि डिफरेंट प्रोपोजिशन क्यों है, क्योंकि ये कंपल्सन है। कंपल्सन क्यों है? 50 मोर देन 50% जो है आपका पॉपुलेशन लाइवलीहुड यहां से अर्न करती है, और मेजोरिटी ऑफ देम आर
एंड मोस्ट ऑफ देम, मेजोरिटी क्या, मोस्ट ऑफ देम आर अनस्किल्ड लेबर फोर्स, जिसकी वजह से हम उनको न ही मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, न ही सर्विसेज सेक्टर में दे सकते हैं। दूसरा डिफरेंट प्रोपोजिशन क्या है? सेकेंड हमारा क्या है? ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर कराता है, और फूड सिक्योरिटी इंश्योर कराने की वजह से क्या होता है, हमारा नेशन भी इंश्योर करता है, हम इंडिपेंडेंट रहते हैं। एक हाँ, अब एक स्कीम है PL 480 स्कीम, इसको आप लोग देख कर आइएगा क्या था। जब भारत में शॉर्टेज हुआ था ना फूड का, तो वी इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स फ्रॉम USA, और USA ने अपना डिक्टेट टर्म करके फिर हमको इंपोर्ट किया था। तो इस सिचुएशन में जब हम ये इंपोर्ट चल रहा था, उस टाइम हमारा सॉवरेनिटी जो था कॉम्प्रोमाइज हुआ था कि नहीं? तो यहाँ अगर हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं तो हमारी सॉवरेनिटी भी इंश्योर हो रही है या अनकॉम्प्रोमाइज रह रही है। हम अपने डिसीजंस या हमारे जो पॉलिसीज होगा, हमारा जो प्लान्स होगा, इट विल बी मेड अराउंड आवर ऑन वेलफेयर, अकॉर्डिंग टू आवर ऑन प्रायोरिटीज। ठीक है। तीसरा, एग्रीकल्चर क्या कर सकता है? ये बेसिक मेंटेनेंस का काम करता है। एग्रीकल्चर एक्ट या फंक्शन एज इंडियन इकोनॉमी। वो कैसे भाई? बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर वो डिसाइड करता है। अब ये हमें बताइए कि मैक्रो और माइक्रो क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, फिर से बताइएगा। मैक्रो का एग्जांपल आपने क्या बताया था? माइक्रो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर जो भी पॉलिसी जो होती हैं या जो नेशनल लेवल पर अगर हम कर रहे हैं, एक कंट्री लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, वो मैक्रो में आ जाएगा, और जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे हम करते हैं वो माइक्रो हो जाएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी आपका मैक्रो में आएगा, हम घर का जीडीपी नहीं कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब जो है। और वही चीज अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हम कर रहे हैं कि हाँ कितना हम खर्च कर रहे हैं, कितना हम अर्न कर रहे हैं, वो माइक्रो हो जाएगा। फिर वो डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा स्केल क्या है, स्केल ऑफ स्टडी क्या है, या स्केल ऑफ या रेफरेंस क्या है। एक हाउस होल्ड रेफरेंस है, देन इट विल बिकम माइक्रो। जब एक नेशन या एक स्टेट है तो वो हो जाएगा मैक्रो। फ्लेक्सिबल टाइप का टर्म है, बाकी आपको इकोनॉमिक्स वाले सर बताएंगे। ठीक है। आपको बेसिक मेंटेनेंस का काम करेगा। बेसिक मेंटेनेंस का कैसे काम करेगा? आपका ये डिसाइड करेगा, एग्रीकल्चर अगर अच्छा है तो आपको सोशल एक्सपेंडिचर आपका कम रहेगा, वेलफेयर स्कीम्स आपको कम डालने पड़ेंगे, सब्सिडीज आपको कम कर देना पड़ेगा। ठीक है। पॉवर्टी नहीं रहेगी। हम लोग कहते हैं ना, इंडियाज पॉवर्टी इज एग्रीकल्चरल पॉवर्टी, या इंडियाज बैकवर्डनेस इज एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। बिल्कुल, अगर एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्ड है, जिसमें हमारा अप्रोक्सीमेटली 50-60% पॉपुलेशन अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहा, अगर वो बैकवर्ड है तो नेशन ही बैकवर्ड हो गया ना।
तो बेसिक मेंटेनेंस का काम कर रहा है कि नहीं वो फॉर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, जीडीपी में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? हाँ 12 से 14%, अप्रॉक्सीमेटली 14% के आसपास है, वेरी करता है ईयर टू ईयर। और क्या इंपॉर्टेंस है? चलिए, ये तो इंडिया के लिए जो प्रपोजल था। और एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस कैसे हो सकता है? एक तो हमने देखा मैक्रो में, जैसे इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में कैसे, मैक्रो इकोनॉमिक में कैसे इसका रोल है। इकोनॉमिक पैरामीटर डिसाइड करता है आपका इन्फ्लेशन। टमाटर आजकल कितना चल रहा है? ठीक है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर ट्रेड अच्छा होगा सरप्लस में जाएगा, क्यों? या बैलेंस ऑफ ट्रेड कह सकते हैं ना। ठीक है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड इसलिए भी कह रहा हूं, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होते हैं, इट एक्ट एज ए इनपुट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में सब आ गया, कॉटन, जूट, सब, सिल्क। ठीक है, अब आपका एग्रीकल्चर का कैसा परफॉर्मेंस है उस पर एक चीज और डिपेंड करेगा। अगर एग्रीकल्चर में अच्छा मशीनरी का डिमांड है, इफ द डिमांड इज गुड, तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। एग्रीकल्चर जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी तो हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका सब आएगा ना, हाई क्वालिटी सीड्स का प्रोडक्शन, हाई यील्डिंग वेराइटी HYVs, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, वैरायटी। ठीक है, आपका मशीनरी का, मशीनरी, अरे ट्रैक्टर, टाली, हैरो, ठीक है, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, तो मैन्युफैक्चरिंग को भी रन करा रहा है ना। और एक चीज और देखिए, एग्रीकल्चर कैसे इंपैक्ट कर सकता है। आपका मोर देन 50% 50 to 60% जो है पॉपुलेशन कहाँ रिसाइड कर रही है, कहाँ से अपना लाइवलीहुड अर्न कर रही है? एग्रीकल्चर से। तो एक लार्ज मार्केट बेस भी कहाँ लाई कर रहा है? आज इंडिया को इंडिया में हर कोई अपना फैक्ट्री सेट करना चाहता है। एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड, जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी एक्सपोर्टर हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे वांट टू गेट एक्सेस टू इंडियन मार्केट। क्यों? क्योंकि लार्ज बेस है, यहाँ पर कंज्यूमर बेस ज़्यादा है। तो इस कंज्यूमर बेस में भी, जो इंडिया में जो कंज्यूमर बेस है, उसमें भी लायन शेयर किसका है? एग्रीकल्चर का है। कुल मिला के आपका देखिए इकोनॉमी कितना वो डिटरमाइन कर रहा है एग्रीकल्चर। बिल्कुल ना, ठीक है। अब एक अगला जो है एग्रीकल्चर जो है हमारा, हमने देखा था अभी शुरुआत में ही इंटेंसिव वगैरह इन्होंने कहा। एग्रीकल्चर क्या है? लैंड एंड वाटर इंटेंसिव सिस्टम है, लैंड एंड वाटर यूज इन इंटेंसिव है ये। अब वाटर और लैंड पे अगर कोई चीज इंपैक्ट करेगा एडवर्सली, तो कुल मिला के हमारी इकोलॉजी भी डिपेंड कर रही कि नहीं, या इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? ठीक है, तो इकोलॉजिकल हेल्थ भी हमारा इसी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इतने सारे प्रोस्पेक्ट हैं
तो आने वाले समय में जैसे अभी क्या है, अभी जो भी हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो आपको मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को लेकर के होते हैं, सर्विसेज को लेकर के होते हैं। तो इन फ्यूचर में एग्रीकल्चर जो है इंडिया के लिए बूंद की तरह काम करेगा। क्यों भाई? जब लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेड जब होगा, जिसमें आप WTO में पढ़िएगा, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, AOA, जब ये साइन हो जाएगा ऑन एग्रीकल्चर, जब ये साइन हो जाएगा तो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, जो क्रॉप्स जो है, वीट, ये वो, इट विल गेट इजीली एक्सेस टू द मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस केस में इंडिया के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर है वो फॉरेक्स अर्न करेगा कि नहीं? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज समझ में आ रहा? फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज। तो इसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो चक्कर है वो एड्रेस हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंस है इसका एग्रीकल्चर का।